जो लोग लेट से आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, और इस क्रम में आपके सामने एक स्लाइड शेयर करता हूं, वहां से सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे, पहला पॉइंट है, वाटसन कह रहे हैं कि यू गिव मी अ चाइल्ड एंड आई कैन मेक हिम एनीथिंग। मुझे एक बच्चे को दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। कुछ भी बनाने का मतलब है कि मैं उसे चाहूँ तो एक अच्छा खिलाड़ी बना सकता हूँ, या फिर मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ, मैं उसे कोई चोर भी बना सकता हूँ, असामाजिक तत्व भी बना सकता हूँ, मैं उसे पुलिस या जज भी बना सकता हूँ। तो वाटसन के कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है। कैसे होगा? तो उनके हिसाब से ये माना जाता है कि सभी शारीरिक और मानसिक विकास का निर्धारण वातावरण के द्वारा होता है। हालांकि बाकी सारे विद्वान ये मानते हैं कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों के द्वारा होता है, लेकिन वाटसन का ज्यादा जोर वातावरण पे रहता है। अगर कभी कोई प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाए, जिस प्रश्न के ऑप्शन में आपको लगे या उस प्रश्न की सेंट्रल थीम में आपको ये समझ में आए कि वातावरण पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति या ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, और इसी से थॉर्नडाइक, स्किनर और बहुत सारे विद्वान बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जेबी वाटसन का ये मशहूर कथन है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बात को किसने कहा था कि मुझे आप एक बालक दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। आपका आंसर होना चाहिए जेबी वाटसन। वातावरण पर सबसे ज्यादा महत्व कौन सी मनोवैज्ञानिक विचारधारा देती है? तो व्यवहारवाद वातावरण पर सर्वाधिक जोर देती है। इसके बाद आपके सामने अगला पॉइंट है मैकआइवर और पेज का। ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की घटना वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का परिणाम होती है। यानी विकास में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का परिणाम होती है। तो रिजल्ट आने के लिए एक का होना उतना ही जरूरी है जितना दूसरे का होना। उसमें से ना तो किसी को हटाया जा सकता है और ना ही किसी को अलग किया जा सकता है। मैकआइवर और पेज अलग अलग विषयों में भी अपना मंतव्य देते रहे हैं। समाज की बहुत गहरी समझ इनके पास थी, और इसी क्रम में उन्होंने दार्शनिक रूप से इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विकास की घटना दोनों का परिणाम होती है, या विकास में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की घटना दोनों का परिणाम होती है। किसका? वातावरण का और आनुवंशिकता दोनों का। तो किसी भी तरह के घटना के लिए या उसके परिणाम के लिए जितना वातावरण महत्वपूर्ण है, उतना ही आनुवंशिकता भी महत्वपूर्ण है। ना तो वातावरण को आप हटा करके बाकी को पढ़ सकते हैं, ना ही आनुवंशिकता को हटा करके बाकी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों बराबर मात्रा में होती है और दोनों का मिला जुला परिणाम होता है। ये कहना है मैकआइवर और पेज महोदय का। मैकआइवर का पूरा नाम था रॉबर्ट मॉरिसन मैकआइवर, और पेज का नाम है चार्ल्स पेज। इन दोनों ने साथ में ही ये स्टडी की थी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाली प्रत्येक घटना और उसके द्वारा पड़ने वाला प्रत्येक प्रभाव वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का परिणाम होती है।
दोनों इक्वली वैल्यूएबल हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक अगली परिभाषा यहाँ पे दिख रही है, वो है डेविस की। डेविस कहते हैं कि words like heredity and environment refer not to a tangible object but an abstraction. हिंदी में ये कहते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर नहीं बल्कि एक अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही चीजें, पर्यावरण और वातावरण, कोई kindly mute your mic please, be careful during class। आनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों शब्द एक मूर्त शब्द है, सॉरी ये मूर्त शब्द नहीं है, अमूर्त शब्द है। मूर्त और अमूर्त के बीच का फर्क आप जानते हैं। मूर्त हम उसको कहते हैं जिसका कोई आकार हो, जिसको हम देख सकते हो, उसे मूर्त कहा जाता है। क्या हम आनुवांशिकता को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हम पर्यावरण को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों ही चीजें, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही चीजें अमूर्त हैं, इंटेंजिबल है। इनके प्रभाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनके प्रभाव का केवल अवलोकन किया जा सकता है, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि विकास की प्रक्रिया पर जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण और आनुवांशिकता, ये दोनों ही चीजें अमूर्त प्रकृति की हैं। यानी विकास की प्रक्रिया पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंटेंजिबल है, दिखते नहीं है, लेकिन अपना प्रभाव जबरदस्त डालते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, इन्हीं का नाम है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का पूरा नाम है जॉन ब्रॉड्स वाटसन। जेबी वाटसन पूरा नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, टॉलमैन, सबके सब अगर स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी की व्याख्या कर रहे हैं तो उनके प्रेरणा स्रोत जेबी वाटसन है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है। ये मानते हैं कि मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में व्यवहार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और व्यवहार का निर्धारण होता है वो कहाँ पे रह रहा है, पल बढ़ रहा है, उन चीजों का, यानी वातावरण का। तो वाटसन ही इस पूरी बहस के जन्मदाता है। वातावरण ज्यादा प्रभाव डालता है कि आनुवांशिकता ज्यादा प्रभाव डालता है, ये जो बहस की शुरुआत हुई ये जेबी वाटसन के कारण शुरुआत हुई और यह स्पष्ट है कि उन्होंने वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? 3-4 नाम रहेगा जिसमें एक जेबी वाटसन का होगा। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी अवधारणा जेबी वाटसन की है? तो व्यवहारवाद का नाम भी वहां पे दिया हुआ हो सकता है या फिर वातावरण के महत्व से संबंधित भी कोई पॉइंट वहां दिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जेबी वाटसन ने वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना और मनोविज्ञान में इन्होंने जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया उसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है।
कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ के विद्वान थे? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने व्यवहारवाद नाम के वैज्ञानिक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। अब ध्यान ये रखना है कि वातावरण की बात जब हो रही है, ठीक है? और वहीं पर कुछ विद्वान आनुवांशिकता की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इक्वली वैल्यूएबल है। कुछ मानते हैं कि सिर्फ वातावरण महत्वपूर्ण है, कुछ मानते हैं कि सिर्फ आनुवांशिकता ही महत्वपूर्ण है। तो इस 3 तरह की विचारधारा की लड़ाई में ऐसे ही कोई बात नहीं कही जा सकती है, उसके लिए स्टडी करना होता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, रिसर्च करना होता है। तो 2 तरह के अध्ययन इसके लिए किए गए, जिसमें देखा गया कि आनुवांशिकता और वातावरण व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है? 2 तरह की स्टडी इस बात को समझने के लिए की गई कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में, व्यवहार के निर्धारण में, उसके विकास में वातावरण और आनुवांशिकता किस तरह से अपना प्रभाव डालता है। तो 2 तरह की स्टडी की गई। उस दोनों ही तरह की स्टडी को देखने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स को समझ लेना होगा। यहाँ पर स्टडी किया गया ट्विन्स के ऊपर, जुड़वा बच्चों के ऊपर। तो 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स, दूसरा होता है फ्रैटर्नल ट्विन्स। एकांकी जुड़वा और भ्रातृय जुड़वा, 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब होता है कि ये बच्चे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, यानी इसमें आनुवांशिक समरूपता पाई जाती है। समरूपता का मतलब एक जैसा होना, समरूप। इनका रूप, रंग, बाकी सारे कुछ हद तक जो साधारण गुण वगैरह होते हैं उसमें भी समानता पाई जाती है। तो आनुवांशिक रूप से ये बच्चे समरूप होते हैं। होता क्या है कि जब कंसीव्ड ओवन किसी भी कारण से 2 भाग में बट जाता है, तो इससे 2 बच्चे निर्मित हो जाते हैं। सेल डिवीजन के प्रोसेस में किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है, जहाँ पर कंसीव्ड किया हुआ कोई ओवम है, वो 2 टुकड़े में बट जाता है और जिसके कारण से 2 बच्चे निर्मित हो जाते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दोनों ही बच्चे एक ही लिंग के होंगे। हमेशा ये चीज़ पाया जाएगा। चेहरा, रूप, रंग ये सब कुछ तो हूबहू मिलेगा ही, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान हो जाती है, हमेशा दोनों ही बच्चों में पाया जाएगा कि या तो दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं, एक ही लिंग के होंगे। फ्रैटर्नल ट्विन्स में क्या होता है कि किसी भी कारण से, ये एक नेचुरल घटना है, किसी भी वजह से 2 स्पर्म और 2 ओवम के कंसीव्ड हो जाने के कारण एक साथ 2 बच्चे निर्मित हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों का लिंग कुछ भी हो सकता है, दोनों एक ही लिंग के हो सकते हैं या दोनों अलग-अलग लिंग के हो सकते हैं। यानी या तो दोनों बेटा हो सकता है, दोनों बेटियां हो सकती हैं या एक लड़का और एक लड़की, कुछ भी। और वहां पर आनुवांशिक समरूपता नहीं पाई जाती है। चेहरे का आप मिलान करेंगे तो दोनों एक जैसे नहीं दिखेंगे वहां पे। और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि जो जुड़वा होते हैं उसमें छोटे बच्चे में जनरली ये देखा गया है कि एक को छींक आ रही है तो दूसरा भी छींक रहा है, एक ने रोना शुरू किया तो दूसरे ने भी रोना शुरू कर दिया, एक को भूख लगी तो दूसरे को भी भूख लगी। ये घटना आनुवांशिक समरूप बच्चे में पाई जाती है और आइडेंटिकल ट्विन्स में ये लक्षण ज्यादा होते हैं। लेकिन जहां पर आनुवांशिक समरूपता नहीं है, ऐसे फ्रैटर्नल ट्विन्स में ये लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे।
इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टडी फर्स्ट। ये पहली स्टडी की गई 1929 में गैसेल और थॉमसन के द्वारा, और ये स्टडी की गई थी स्टडी ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, एकांकी बच्चों का अध्ययन। एकांकी बच्चों के ऊपर सबसे पहले स्टडी 1929 में गैसेल और थॉमसन के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है कि किन लोगों ने स्टडी किया, कब किया और किस टॉपिक के ऊपर किया। तो आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर इनका स्टडी था और इसका टॉपिक था आइडेंटिकल ट्विंस ग्रू अप इन द सेम एनवायरनमेंट, यानी एक समान वातावरण में पले बढ़े एकांकी जुड़वा बच्चे। अब आपको लगेगा, और ये एक जनरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके मन में, कि एकांकी बच्चों को इस अध्ययन के लिए क्यों चुना गया। देखिए, एकांकी बच्चों को इस अध्ययन के लिए चुना गया क्योंकि ये सुटेबल एग्जाम्पल्स हैं, जिससे ये बात निकल करके आ सकती है कि वातावरण का प्रभाव किस तरह से पड़ता है बच्चों के ऊपर। एकांकी बच्चे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इसका मतलब है कि दोनों बच्चे मूल रूप से एक समान थे। समझ रहे हैं? दोनों ही बच्चे समान थे। एक ही बच्चे थे जो किसी नेचुरल कारण से, कुदरती घटना के कारण दो अलग-अलग बालकों के रूप में विकसित हो गए। यानी इसमें सब कुछ समान है। इनकी जेनेटिक्स समान है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो समान है, सब कुछ हूबहू इक्वल है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। अगर आप अलग-अलग दो बैकग्राउंड के बच्चों को ले आएंगे, ये प्रश्न उठ सकता है कि दोनों अलग-अलग बैकग्राउंड के थे, हो सकता है दोनों में अंतर रहा हो। एक गरीब परिवार के बच्चे को ले आ रहे हैं, एक अमीर परिवार के बच्चे को ले आ रहे हैं, ये प्रश्न उठ सकता है कि हो सकता है अच्छे पोषक तत्वों के अभाव में गरीब परिवार का बच्चा कुपोषण का शिकार था। तो आपको लगेगा कि हमारी स्टडी तो प्रभावित हो गई। इसीलिए आइडेंटिकल ट्विंस को लिया गया। ये हर प्रकार से दोनों ही बच्चे बिल्कुल समान हैं और उनके ऊपर स्टडी की गई। तो इस स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि व्यक्तित्व का निर्धारण वातावरण की समानता एवं आनुवंशिकता की समानता दोनों के आधार पर होती है। दोनों ही बच्चे एक समान थे, एक ही समान वातावरण में रखा गया, और स्टडी का जो रिजल्ट आया, जो फाइंड आउट रहा, उसमें ये पता लगता है कि व्यक्तित्व का निर्धारण जो हो रहा है वो वातावरण की समानता और आनुवंशिकता की समानता दोनों के आधार पर हो रहा है। यानी दोनों ही पक्ष इस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बाद एक प्रश्न उठा कि इन दोनों बच्चों में समानता तो थी ही, साथ ही साथ आपने उनको एक समान वातावरण में रख करके देखा। तो आप ऐसा कह रहे हैं, दोनों को अलग-अलग वातावरण में रखकर देखिए। एक ही स्वभाव के दो बच्चे हैं, एक ही आनुवांशिक गुण वाले दो बच्चे हैं। एक को आप अच्छे माहौल में रख दीजिए, दूसरे को बुरे माहौल में रख दीजिए। एक को अच्छा वातावरण प्रोवाइड कीजिए, दूसरे को नॉन फेवरेबल वातावरण प्रोवाइड कीजिए, और फिर देखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है। इस उद्देश्य से सेकेंड स्टडी की गई न्यूमैन, फ्रीमैन और हेल्जिंगर के द्वारा। ये स्टडी हुई 1937 में। इस स्टडी का टॉपिक था आइडेंटिकल ट्विंस ग्रू अप इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अलग अलग वातावरण में पले बढ़े एकांकी बच्चे, एकांकी जुड़वा बच्चे। ठीक है, तो इसमें इस स्टडी में पाया गया कि व्यक्तित्व पर कुछ मात्रा में आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है और कुछ मात्रा में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों से ही ये निर्धारित होता है। जैसे दोनों बच्चे समान थे ना, आइडेंटिकल ट्विन से एक ही बच्चे हैं, कुदरती कारण से दो भाग में बट गए हैं। सारा लक्षण, सारा गुण, सब कुछ समान है उनके अंदर, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन इक्वल है। एक को मान लेते हैं कि
अच्छे लोगों के बीच में रखा गया, सामाजिक लोगों के बीच में रखा गया और पाया गया कि उसमें उस वातावरण का प्रभाव पड़ा। वह भी सामाजिक हुआ, उसमें भी नियमों के प्रति श्रद्धा रही, वह समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। इस तरह की मेंटालिटी उसके अंदर डेवलप हो गई। जबकि दूसरे को असामाजिक माहौल में रखा गया, उसको कुछ ऐसे परिस्थितियों के अंतर्गत रखा गया जहां पर पहले बच्चे को जो रखा गया उससे विपरीत परिस्थितियां निर्मित करके और तब उनके व्यवहार को परखने का प्रयास किया गया। तो देखा गया कि वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। अब दोनों ही तरह की स्टडी हो गई, समान वातावरण वाली और असमान वातावरण वाली, दोनों ही तरह की स्टडी की गई और उससे ये निष्कर्ष निकला, इसको आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, कि अतः मानव के व्यक्तित्व का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसके प्रभाव स्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास से हमारा यहाँ तात्पर्य था शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। इन सब पर वातावरण का और आनुवांशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये स्टडी आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर की गई। यहां से तो ये बात निकल करके सामने आ गई कि जो एकांकी जुड़वा बच्चे होते हैं उन पर वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का प्रभाव होता है। एक स्टडी फोस्टर चिल्ड्रन के ऊपर की गई। फोस्टर चिल्ड्रन का मतलब है पालित बच्चे, जिसको पाला गया हो। यहाँ पर दो तरह के प्रॉब्लम्स को सामने लेकर के स्टडी करने का प्रयास किया गया। पहला प्रॉब्लम लिया गया कि क्या पालित बच्चों के व्यवहार में अपने वास्तविक माता-पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है? यानी इसको अलग-अलग लोग पाल रहे हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में रख करके पालन-पोषण हो रहा है, तब भी क्या अपने वास्तविक माता-पिता का प्रभाव इनके व्यवहार में दिख रहा है? ये प्रश्न रखा गया सामने। और दूसरा कि अगर इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उनके किसी खास गुण में, जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता, सामंजस्यता, किसी भी प्रकार की जो कह सकते हैं किसी भी प्रकार का जो खास गुण है, किसी एक को चुन लिया जाए, उस पर क्या परिवर्तन आता है? इस चीज को प्रॉब्लम में रखा गया। इस दो प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी किया गया 1939 में 3 विद्वानों के ऊपर, बर्ग्स, एस्किल्स और एकोडक के द्वारा। और उन्होंने पाया कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण और आनुवांशिकता दोनों महत्वपूर्ण है। अनुकूल वातावरण मिलने पर, इस स्टडी में इन्होंने बुद्धि को उठाया था, उसी के ऊपर स्टडी किया था, तो उन्होंने पाया कि फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर मिल जाता है तो बालकों की बुद्धि के स्तर में थोड़ी सी वृद्धि होती है। ये बर्ग्स, एस्किल्स और एकोडक के 1939 वाले स्टडी में देखने को मिला। तो इस दोनों ही प्रकार के स्टडी के आधार पर हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की चीजें, किस तरह का आउटकम निकल करके सामने आता है। थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि समझने में कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो रिसर्च की प्रक्रिया होती है, इसको समझते हुए, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए अगर आप इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले स्टडी की गई एक समान बच्चों को एक समान वातावरण में रख करके देखा गया। फिर एक समान बच्चों को अलग-अलग वातावरण में रख करके देखा गया। फिर असमान बच्चों को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देखा गया। और तीनों ही प्रकार के स्टडी में यह पाया गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में
वातावरण का और आनुवंशिकता का, दोनों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और कोई भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया होगा तो काइंडली आप लोग यूट्यूब के उस चैट बॉक्स में इसको प्रश्न को रख दीजिएगा या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके या क्लास के दौरान भी आप पूछ सकते हैं।